जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11 के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों कि हिंदी का रिसेंट में आपका एनुअल यानी कि फाइनल का एग्जाम होने वाला है सेशन 2022-23 के लिए, जिसमें जो मॉर्निंग के बच्चे हैं इनका पेपर है 25 फरवरी को, ठीक है। और इवनिंग के जो बच्चे हैं इनका पेपर है 27 फरवरी को। तो इन दोनों ही डेट्स के एग्जाम्स के लिए हमारी तरफ से आपकी हिंदी की प्रिपरेशन को और भी बेहतरीन बढ़िया बनाते हुए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं और इसे हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पेपर को बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन में आपको समझाऊंगा जिससे आप अपने हिंदी के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ सके। तो ये पेपर डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा आपके हिंदी के फाइनल एग्जाम में, ठीक है। और इस पेपर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही में करेंगे तो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बेसिकली इस पेपर को दो पार्ट में करेंगे, तो ये हमारा आज का जो पार्ट नंबर 1 होगा। और आज हम समझेंगे आपके खंड नंबर आ को, ठीक है, जिसमें वास्तु पर एक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं 48 उसके बारे में मैं आपको गद्यांश पूरा पढ़ के समझाऊंगा, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, काव्यांश भी पढ़ के बताऊंगा, उसकी भी प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन आंसर, फिर सभी किताबों के एमसीक्यू यानी कि जैसे अंतराल अंतरा है, व्यक्ति माध्यम में, इनके जो एमसीक्यू आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपकी बहुत ही बेहतरीन करवाऊंगा, ठीक है। फिर पार्ट 2 जो रहेगा बच्चों, इसमें मैं आपको इस पेपर का दूसरा वीडियो उसमें खंड 20 समझाऊंगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि जिसमें आपको दृश्य लेखन लिखना होता है, ठीक है। आपको शैक्षणिक व्याख्या, क्वेश्चन आंसर एंड प्रेस विज्ञापित पत्र, परिपत्र और भी बहुत सारी चीजें होती है क्वेश्चन आंसर, वो सभी के सभी पार्ट 2 में समझाऊंगा। तो पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, यहाँ से देख लेना, या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, 2 से 3 घंटे में आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम अपनी इस वीडियो को। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सेक्शन नंबर ए के बारे में, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा, देखो खंड नंबर आ चुका है हमारा वास्तु पर प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि हमें एक गद्यांश पढ़ना है और एक एक नंबर के टोटल हमारे 10 एमसीक्यू हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं इसको, और पढ़ने के बाद में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। क्वेश्चन हमारे सामने ये है, संस्कृति और सभ्यता ये दो शब्द हैं और इनके अर्थ भी अलग अलग हैं। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिसमें वह अपनी बाहरी तरक्की करता है, और संस्कृति वह गुण है जिसमें वह अपनी भीतरी उन्नति करता है और करुणा, प्रेम एवं परोपकार सीखता है। आज रेलगाड़ी, मोटर और हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, ये सभी एक सभ्यता की पहचान होते हैं। जिस देश में इनकी जितनी अधिकता है उस देश को हम उतनी ही सभ्य मानते हैं, जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे उसे अच्छा मानते हैं ना। मगर संस्कृति इन सबसे कहीं बारीक चीज होती है। वह मोटर नहीं होती, वह मोटर बनाने की कला होती है। वो मकान नहीं होता, बल्कि मकान बनाने की एक कला होती है, रुचि होती है। वो संस्कृति धन नहीं, वह गुण होता है। संस्कृति ठाट बाट नहीं, विनय और विनम्रता होती है। एक कहावत है कि सभ्यता वह चीज है जो हमारे आसपास, लेकिन संस्कृति वह चीज है जो हमें हमारे अंदर छुपी हुई है। हमारे पास घर होता है, हमारे पास कपड़े होते हैं, मगर ये सारी चीजें हमारी सभ्यता की सबूत हैं। जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पे दिखलाई नहीं जा सकती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज है, और वह हमारी पसंद पर, आदत में छिपी हुई होती है। मकान बनाने को क्या होता है कि ये एक सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं ये हमारी संस्कृति है। जैसे ईसाई है, हिंदू है, मुस्लिम, वो अपने अपने तरीके से अपने घर का नक्शा पसंद करते हैं, तो ये हमारी क्या है, सभ्यता है, सॉरी हमारी संस्कृति है। आदमी के भीतर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पद का, ये सभी क्या है, ये 6 विकार होते हैं जो प्रकृति ने दिए हुए हैं। परंतु अगर ये विकार बेरोक टोक तोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि जानवरों में कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसीलिए आदमी इन विकारों पर लोक लगाता है। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू कर पाता है उसकी संस्कृति भी उतनी ही ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जब दो देश या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसीलिए संस्कृति की दृष्टि से वह जाति, वह देश बहुत ही धनी समझा जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृतियों से लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास किया हो। एग्जाम्पल के लिए भारत, हमारा प्यारा देश भारत, महान भारत, इसमें बहुत सारी संस्कृतियां फल फूल रही हैं और किसी भी संस्कृति को गलत नहीं कहा जाता है, ठीक है। कुछ सामाजिक अपवाद है, उनकी बात अलग है। अब आइए एक एक करके हम यहाँ पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है बच्चों, कि गद्यांश में सभ्यता की तरक्की बताया गया है, यानी कि सभ्यता की जो तरक्की बताया गया वो किसे बताया गया है, वो बताया जाता है बच्चों भौतिक संसाधनों के द्योतक को, ठीक है। अभी मैंने आपको पढ़ के बताया था कि जो सभ्यता की तरक्की है वो किसे बताया जाता है, भौतिक जो संसाधन होते हैं इसके द्योतक को समझाया जाता है, ठीक है। और
सभ्यता और संस्कृति का मूलभूत अंतर क्रमशः क्या होता है? देखो, सभ्यता कैसी होती है भाई? सभ्यता होती है प्रत्यक्ष, और जो संस्कृति होती है ये अप्रत्यक्ष, यानी कि था हो जाएगा आपका इस तरीके से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि संस्कृति को महीन चीज कहने से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यानी कि संस्कृति क्या है भाई? एक बहुत ही सूक्ष्म और महीन चीज है। इसका क्या मतलब है कि संस्कृति अत्यंत तुच्छ है, महत्वहीन है, अत्यधिक उपयोगी है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या कहना चाहते हैं? तो कवि जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो संस्कृति है वो अति सर्वश्रेष्ठ है, ये इतनी महीन चीज है जिसे आप कभी ढूंढ नहीं सकते, ये चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में से सभ्यता के बारे में कौन सा वाक्य सही है ये हमें समझाना है कि किसी सभ्यता को लेकर। तो देखो, सभ्यता क्या है? सभ्यता ये दर्शाती है कि ये एक मानव के विकास का गुण होती है, क्योंकि जैसे जैसे मानव सभ्य होता जाएगा उसका विकास होता जाएगा। ठीक है, लेकिन चिंतन की गाथा, कलाकार, संस्कृति अध्ययन, ये सभी क्या है? ये किसकी विशेषता है? ये संस्कृति की विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो सभ्यता है मानव के विकास का विधायक गुण। क्या पांचवा क्या है? संस्कृति की प्रवृत्ति है। तो संस्कृति कैसी होती है बच्चों? अभी मैंने आपको बताया था, संस्कृति की प्रवृत्ति है आदान प्रदान होने वाली। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृति का स्वभाव है आदान प्रदान से बढ़ती है। इसी तरीके से हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे भाई? आदाय प्रदाय। ठीक है ना, यानी कि आदान और प्रदान इस तरीके से। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हम मकान के लिए नक्शा पसंद करते हैं, ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। लेखक ने इस वाक्य में ऐसा इसलिए क्यों कहा है? क्या ये हमारे घर की सभ्यता की पहचान है, अन्य लोगों से जोड़ने का माध्यम है? क्या क्यों कहा है लेखक ने ये? तो लेखक ने ये हमारी जो सोच समझकर काम करने की जो शक्ति है उसको उजागर किया है, ताकि हम अपनी संस्कृति को और आगे बढ़ा सकें। ठीक है, सातवां क्या है बच्चों कि अन्य संस्कृतियों का लाभ उठाकर अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जब कोई भी देश अपनी संस्कृति का तो विकास कर ही रहा है, दूसरी संस्कृति का लाभ उठाकर भी अपना विकास करता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों संपन्नता। क्या बोलते हैं इसको? संपन्नता। कुछ क्वेश्चन आपका जो पैसेज है उससे अलग भी आएंगे, याद रखना। आठवां क्या है कि मनुष्य की मनुष्यता इसी बात में निहित है, यानी कि मनुष्य जो है इसकी मनुष्यता किस बात में निहित होती है? ताकि वो अपनी मानसिक त्रुटियों पर नियंत्रण करे और चेष्टावान बना रहे, यानी कि अपनी मानसिक जो त्रुटियां उसको देखे और चेष्टावान बना रहे। ठीक है, नौवां क्या है बच्चों कि आदमी और जानवर का भेद समाप्त होना क्या दर्शाता है? कि यदि आदमी और जानवर का भेद समाप्त हो जाता है तो क्या दर्शाता है? सामाजिक असमानता नहीं, सांप्रदायिक भेदभाव नहीं, अनुमानिक गिरावट नहीं, ये चारित्रिक पतन को दर्शाता है। क्योंकि यदि आदमी का स्वभाव ही जानवर की तरह हो जाएगा तो चरित्र का पतन हो गया एक तरीके से, है ना। के बाद तो सुसंस्कृत व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? तो जो बंदा सुसंस्कृत होगा वो कैसा होगा? वो विकार मुक्त होगा, जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई विकार नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो जहां तक मुझे लगता है आप सभी को ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखिए, मैंने आपकी प्रैक्टिस भी करवा दी है कि आपको आंसर कैसे कैसे ढूंढने होते हैं। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपके पैसेज में से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं अपनी तरफ से भी इसमें लिखने पड़ते हैं, आपको ये हो जाता है। अब है यहाँ पे दो हमें अपठित काव्यांश मिलेंगे, जिसमें से किसी एक काव्यांश का आंसर देना होगा 8 नंबर। अब ये काव्यांश जो है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, काफी बड़ा सा है, मैं पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, जैसे निर्मम कुम्हार की था पीसी कितने रूपों में कुटी पिटी, हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी, आशा में निछल छत्र जाए, छलन में पकड़ कर छल जाए, सूक्ष्म दम के तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए, यूं तो बच्चों की गुड़िया सी बोली मिट्टी की हस्ती क्या, आंधी आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए। वाह क्या बढ़िया, एकदम लय अच्छी बन रही है। हाँ, फसलें उगती फसलें कटती लेकिन धरती चित उर्वर है, सो बर्बाद बने 100 बार मिटे, 100 बार बने 100 बार मिटे लेकिन धरती अविनाश्वर है। मिट्टी गल जाती है उसका विश्वास अमर हो जाता है, रो देते हैं पतझड़ आ जाए, हंस देते हैं उदित छा जाए, झूमे तो नंदन झूमे तिरके तो तांडव शर्माए, ये यो मंदिरालय के प्याले से मिट्टी की मोहक मस्ती के अंधरों को छू जाए, सकुचाए ठोकर लग जाए चेहरा, 49 मेघ 49 अंबर अवनी कर देते सम, वर्षा थमती आंधी रुकती मिट्टी हंसती रहती हरदम, कोयल उड़ जाती उसका निश्वास अमर हो जाता है, मिट्टी गल जाती है पर उसका विश्वास अमर हो जाता है, मिट्टी की महिमा मिटाने में मिट्टी मिट्टी हर बार संवरती है, मिट्टी 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 पर मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी को रचती है। ठीक है, तो ये मिट्टी के बारे में यहाँ पे एक कविता है, आपको अब हमने इसे पढ़ा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन क्या है कि कुम्हार को कठोर कहने से कवि कुम्हार की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो कुम्हार को जब कवि कहता है कि कुम्हार कठोर है
तो वो दर्शाता है उसके दृढ़ संकल्प को, कि उसने अगर संकल्प ले लिया कि मैं इस मिट्टी से मटका ही बना के रहूंगा, इस मिट्टी से अनाज ही उगा के रहूंगा, इस मिट्टी से कुछ और बनाऊंगा, इस मिट्टी में कुछ और करूंगा, तो कुम्हार को वो रोक नहीं सकता। ठीक है, मिट्टी के गल जाने पर भी उसका विश्वास अमर व अटूट रहता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी चिर स्थायी है, यानी कि आप उसको चाहे कुछ भी बना लीजिए, उसका दोबारा से टूट फूट के वो मिट्टी ही बननी है, यानी कि उसका अस्तित्व चिर स्थायी होता है। ठीक है, ऋतुओं के अनुसार मिट्टी का रोना हंसना झूमना विश्लेषित करता है, यानी कि जैसे जैसे ऋतु जो भी आती है तो मिट्टी हंसती है, रोती है, गाती है, गुनगुनाती है। तो ये क्या दर्शाती है? मिट्टी की कौन सी विशेषता है? तो ये मिट्टी की वो विशेषता है जिसमें वो हर एक प्रकृति समय के अनुसार क्या करती है? खुद को ढाल लेती है, यानी कि सबके अनुकूल स्वयं को ढाल लेना ही उसके हंसना रोना झूमना इसको दर्शाता है। ठीक है, 49 मेघ 49 पवन, इसके माध्यम से कवि का क्या आशय है? 49 मेघ हो गए, 49 पवन हो गए, तो उसके माध्यम से कवि क्या कहता है? इसके माध्यम से कवि ये कहता है कि कई बार या फिर असंख्य बार जो है मिट्टी टूटती है, मिट्टी बनती है। मतलब गा वाला हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, पांचवा क्या है? यूं तो बच्चों की गुड़िया भी भोली मिट्टी, इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिएगा। यूं तो बच्चों की गुड़िया भी भोली मिट्टी का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि ये जो मिट्टी है, जैसे उनकी गुड़िया कैसी होती है? मूक होती है, बोलती नहीं है, तो इसी तरीके से गुड़िया को कोई भी वो रूप दे सकते हैं। तो वैसे ही मिट्टी भी एक मूक मिट्टी है जिसे मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार उसको रूप प्रदान कर सकता है। ठीक है बच्चों, छठा क्या है कि पेड़ पौधों का लहराना मिट्टी की किस क्रिया को दर्शाता है? यानी कि जैसे पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, तो ये मिट्टी की कौन सी क्रिया को यहाँ पे दर्शाते हैं? थिरकना, चलना, टकराना या फिर बसना। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है? ये थिरकना होता है, क्योंकि वो एक तरीके से झूम रही है, नाच रही होती है एक तरीके, है ना। सातवां क्या है कि अनेक रूप धारण करने के बाद फिर से मिट्टी में विलय होना कविता की निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट होता है। तो किससे होता है भाई? 100 बार बने 100 बार मिटे, तो कई बार रूप धारण करती है और कई बार रूपों से मिटती भी है, तो यही वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मिट्टी वाली हमने कविता देखी अभी, इसमें कविता का संदेश क्या है? क्या ये मिट्टी के प्रयोग से परिचित कराना चाहता है? महिमा को दर्शाता है, परोपकारी रूप को दर्शाता है, मोह मस्ती को दर्शाता है? तो ये मिट्टी की जो महिमा होती है बच्चों, उसको दर्शा रही है, क्योंकि 100 बार टूटती है, 100 बार बनती है, कुछ भी आकार होता है, कुछ भी अंततः उसका जब जो वो नष्ट होती है तो दोबारा से वो मिट्टी ही बन जाती है, ये दर्शाया यहाँ पे। ठीक है, तो कविता भी मैंने आपको पढ़ के समझाई और बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो भाई, अगर वीडियो अच्छी लग रही है आप सभी, तो वीडियो को आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक कीजिए यार, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी क्लास 11 में पढ़ते हैं। अब दूसरा है बच्चों काव्यांश, ये आपका सूरज वाला है, इसे मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि एक तो मैंने आपको करवाई दिया है, हालांकि आप इसे चाहें तो पढ़ जरूर सकते हैं। ठीक है, एक की प्रैक्टिस मैंने आपको करवा दी है, अब दूसरे की प्रैक्टिस जो है आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ें और खुद से कीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने मैं लेके आता हूं वो प्रश्न जो आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाएंगे। वो शुरू होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक एक नंबर के 5 प्रश्न हैं और ये है आपके अभिव्यक्ति और माध्यम वाले। कई बच्चों को अभिव्यक्ति माध्यम वाली जो किताब होती है उससे बहुत ही ज्यादा डर लगता है। तो अगर आप सभी बच्चों को एक ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको ये समझाऊं कि अभिव्यक्ति माध्यम जो होती है, ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम के आपके जो एमसीक्यू ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे आपको मैं 50 प्लस एमसीक्यू बता दूं, 40 प्लस एमसीक्यू बता दूं। अगर आपको कोई एक ऐसी वीडियो चाहिए अभिव्यक्ति माध्यम के एमसीक्यू के लिए, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए अभिव्यक्ति माध्यम एमसीक्यू यस, ठीक है, मुझे आप बताइए। और साथ ही अभिव्यक्ति माध्यम के अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा वीडियो कमेंट में बताओ वीडियो के कि हाँ सर हमें एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों चाहिए। तो मैं जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा, जिससे आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप सभी एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। पहला प्रश्न हमारे सामने ये है बच्चों कि किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उस नवीनतम घटना का उल्लेख जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आ गया हो, समाचार में इस पेज को क्या कहा जाता है? यानी कि देखो, कोई मुद्दा आप लिख रहे हैं, कोई फीचर है, उसमें कोई नवीनतम घटना आपने लिखी और उसकी वजह से क्या हुआ, वो मुद्दा पहले से चर्चित में, अब वो और ज्यादा चर्चित में आ गया। तो समाचार में जो पेज होता है ये क्या कहलाता है? क्या ये पेज 3 होता है, न्यूज पेज होता है, पीठ पत्रकारिता या फिर डेडलाइन होता है? क्या होता है बच्चों? ये कहलाता है न्यूज पेज, क्योंकि न्यूज पेज समाचार के पहले पेज पर ही न्यूज पेज होता है, इसी में नवीनतम घटनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको ना 3 से 4 बातें एक साथ पता चलेंगी। क्या क्या?
कि कुछ प्रसिद्ध डायरियां और उनके लेखक में गलत का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली डायरी का नाम है बच्चों द डायरी ऑफ यंग गर्ल। किसने लिखी है? एनी फ्रैंक। तो आपको एक पता चल गया भाई कि एनी फ्रैंक ने डायरी कौन सी लिखी है? द डायरी ऑफ यंग गर्ल, या फिर द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी लिखनी है? एनी फ्रैंक की। दूसरा है बच्चों एक साहित्यकार की डायरी, ये लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। तो आपको ये भी पता चल गया कि एक साहित्य की डायरी किसने लिखी है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। पैरों में पंख बांधकर, ये लिखी बच्चों राम वृक्ष बेनीपुर ने। तो तीन चीज आपको पता चल गई, 3 नहीं 6 मान सकते हैं हम कि डायरियों के नाम और उनके लेखक, 3 से 6 पता चल गए। अब जो गलत है वो ये सुदूर दक्षिण पूर्व राहुल साकताएं, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये इन्होंने लिखी ही नहीं, इनकी तो दूसरी रचना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया था राइट, और ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब और भी बातें आपको अच्छी पता चलेंगी। देखिए मैंने इसीलिए कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा ताकि एक ही क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हाँ सर जी और भी ऐसी वीडियोस हमें चाहिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि कुछ हमें कथन दिए गए और हमें इस पर जो है विचार करना है। तो कथन में सबसे पहले क्या है बच्चों कि रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है, तो याद रखेंगे ये एक श्रव्य माध्यम है। और पूछा जाए कि सबसे लोकप्रिय कौन है, तो रेडियो ही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, उसके बाद में रेडियो के संबंध में 1895 में इटली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जी मार्कोनी। इन्होंने वायरलेस की खोज की। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेडियो जनसंचार माध्यम की खोज किसने की थी, तो इटली के बंदे थे जिन बेसिकली इटली के इतिहासकार थे जो भी हैं, जी मार्कोनी, इन्होंने की थी। कब? 1895 में। ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। तो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में, या फिर 1936 क्या हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। लेकिन शिक्षा के उद्देश्य से 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत में टेलीविजन इसकी शुरुआत कब हुई, तो 15 सितंबर 1959 को किस उद्देश्य से हुई थी भाई? तो शिक्षा के उद्देश्य से हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पता चल गए। रेडियो जनसंचार का क्या है, कैसा माध्यम है? श्रव्य माध्यम है और ये सबसे लोकप्रिय है। सबसे पहले इसकी खोज हुई थी 1895 में, जो कि किसने की थी? इटली के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जी मार्कोनी। ठीक है, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है और 15 दिसंबर 1959 को टेलीविजन की भारत में शुरुआत हुई। किस उद्देश्य के? शिक्षा के उद्देश्य। तो 8 से 10 एमसीक्यू एक साथ आपको समझ में आ गए। इस तरीके से बच्चों आपका जो घा वाला राइट है, यानी कि घा वाला पॉइंट 1 2 3 4 ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि पत्रकारिता के महत्व में शामिल क्या है, या फिर शामिल क्या है इसमें से। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि पत्रकारिता के महत्व को समझाइए। तो एमसीक्यू प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन। क्या पत्रकारिता जो होती है इसमें देश विदेश की गतिविधियों एवं अपने देश की जो राष्ट्रीय चेतना होती है इसके बारे में हम जो लिखने वाला होता है वो अपने विचार दे सकता है। इससे रोजगार के अवसर तलाशने में ये सहायक होती है, साथ ही साथ ये मानव कल्याण को भी प्रेरणा देती है। तो मतलब क्या है बच्चों कि हमारा जो डी वाला है ना, ये वाला हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी यहाँ पे राइट है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन वो काफी काफी ट्रिकल है, क्योंकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है कि सिनेमा या फिर टेलीविजन या फिर कहते हैं कि दोनों ही माध्यम, जब इसमें कोई फिल्म बनाई जाती है या फिर कोई धारावाहिक यानी कोई सीरियल होता है, कोई मूवी बनाई जाती है, तो उसका आधार क्या होता है? क्या वो कोई कविता के आधार पे बनाई जाती है, क्या वो नाट्य के आधार पे, या फिर कोई कोई पटकथा के आधार पे? तो आप ध्यान से समझना, क्या कोई मूवी एक कविता के आधार पे बनाई जा सकती है? क्या कोई एक बड़ा धारावाहिक जो सालों भर चलता रहे उसे कविता के आधार पे बना सकते हैं या नाटक बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो किसके आधार पे बनाते हैं? पटकथा के आधार पे बनाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। पटकथा कोई छोटा मोटा होता नहीं, इसमें क्या होती है जैसे रामायण क्या है, ये एक पटकथा है, महाभारत क्या एक पटकथा है, कोई मूवी है वो जो पहले लिखी गई होगी उसी में से कोई उठा लिया अंश, तो वो भी पटकथा है। तो यही चीज है। ठीक है भाई, तो अभिव्यक्ति माध्यम के बारे में आई होप कि आपको जो बातें अभी तक की इस वीडियो में मैंने समझाई है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में काव्यांश के आधार पे 6 हमसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पे काव्यांश दिया गया, पहले हम इसे पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्याम नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक मुकुट विशुद्ध खोजते हंसों को घेरते देखा है मैंने, बादल को घेरते देखा है। तो आइए क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने ये है
कि कवि ने हंसों को कहां पर देखा है, मानसरोवर पर, झीलों पर, हिमालय पर या फिर जंगल में। तो कवि जा कहां पे रहा होता है, मानसरोवर पे जा रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कवि ने किसके दृश्य का वर्णन किया है, तो मानसरोवर के दृश्य का वर्णन किया है। ठीक है, उसके बाद में कौन से पक्षियों का जोड़ा सारी रात अलग रहता है। तो भाई ये प्रश्न जहां तक मुझे लगता है सभी को पता होगा, क्योंकि इसमें बातें किसकी की गई है, चकवा और चकवी को की गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये श्रापित है कि रात के समय ये आप मिल नहीं सकते, और जब सुबह मिलते हैं तो ये जो है वो काफी दुखी होते हैं। मतलब रात में दुखी होते हैं लेकिन सुबह मिलते हैं तो खुशी वाले दुखी होते एक तरीके, है ना, होते हैं ना कि खुशी के आंसू इस तरीके से। अब यहाँ पे लेखक ने कहा है, कवि ने कहा है प्रणय कलह। तो प्रणय कलह से कवि का क्या अर्थ है, झगड़ा करना, लड़ना, प्रेमी उलाहने देना या फिर प्रेम करना। तो देखिए क्या है, प्रणय कलह यानी कि एक तरफ प्रेम है और एक तरफ है कलह, तो यानी कि प्रेम में उलाहने देना ही प्रणय कलह कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब चौथा क्या है, चौथा हमारे सामने ये है कि प्रातः काल जो है हिमालय के शिखर कैसे दिखाई दे रहे होते हैं, क्या चांदी की तरह सफेद, स्वच्छता से परिपूर्ण, वृक्षों से युक्त या फिर सोने की तरह दिखाई देते हैं। तो सुबह सुबह जब आप हिमालय देखने के लिए जाएंगे कवि के अनुसार, तो वो आपको दिखाई देंगे सोने की तरह। कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, सोने की तरह आपको दिखाई देते हैं। तो आंसर घ आ जाएगा आपका। ठीक है, पांचवा क्या है कि कविता में किस झील का वर्णन किया गया है। तो सिंपल सी बात है, मानसरोवर झील का वर्णन किया गया। ठीक है, उसके बाद कस्तूरी मृग अपने पर ही क्यों चिढ़ता है। अब ये प्रश्न आपका हो सकता है बच्चों, आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है ना उसमें 2 नंबर में आ सकता है कि कस्तूरी मृग अपने पर ही क्यों चिढ़ता है। तो कस्तूरी मृग अपने पर इसलिए चिढ़ता है क्योंकि उसकी नाभि में ना गंध होती है। ठीक है, एक खुशबू होती है, तो स्वयं की नाभि में कस्तूरी है, कस्तूरी की खुशबू है, लेकिन फिर भी वो उसका पता लगाने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है, खुशबू उसके साथ में चलती रहती है क्योंकि नाभि में, तो वो कहाँ जाएगी, साथ में चलती रहती है। तो उसको देख उसको मतलब समझ नहीं आता है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, मैंने जंगल तो पूरा देख लिया, तो इसीलिए वो खुद पर चिढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये रीजंस है उसके खुद पर चिढ़ने के। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, और आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को जो भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, क्या क्या समझाया सर जी, कि कवि ने हंसों को कहाँ पे देखा है, तो मानसरोवर पर देखा है। कौन से पक्षियों का जोड़ा सारी रात अलग रहता है, तो चकवा चकवी का रहता है। प्रणय कलह से कवि का क्या आशय है, तो इसका आशय प्रेम में उलाहने देना। प्रातः काल हिमालय का शिखर कैसे दिखाई देता है, तो सोने की तरह दिखाई देता है। और कविता में किस झील का वर्णन है, मानसरोवर झील का। कस्तूरी मृग अपने पर क्यों चढ़ता है, क्योंकि स्वयं की नाभि में कस्तूरी है लेकिन वो सब पता नहीं है। ठीक है, आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर है ज्योतिबा फुले वाला, उससे एक गद्य लिया गया है, यानी कि गद्यांश वाले एमसीक्यू आएंगे 1 नंबर के, टोटल 6 क्वेश्चन। 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में पहली कन्याशाला की स्थापना हुई। पूरे भारत में लड़कियों की शिक्षा की ये पहली पाठशाला थी। भारत में 3000 सालों के इतिहास में इस तरह का काम नहीं हुआ था। ठीक है, लड़कियों के लिए पाठशाला का, शूद्र शूद्र अतिशूद्र लड़कियों के लिए एक के बाद एक पाठशाला खोलने के लिए ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को लगातार व्यवधानों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा। यानी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने जो अपने काम करने चाहिए उसमें इन्हें क्या करना पड़ा, बहुत ही बेसिकली क्या बोलते हैं, हाँ, अड़चनों का सामना करना पड़ा। ठीक है, ज्योतिबा के धर्मभीरु पिता ने पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में अपने बेटे और बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ये जो शूद्र है उनके लिए कार्य करें इसलिए। तो अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं आता है। क्या सूची बनाने वाले लोग उच्च वर्गीय थे, क्या समाज के सभी लोग उनसे जलते थे, या उन्होंने कुछ अच्छे काम ही नहीं किए थे, या फिर सभी थे। ठीक है, तो आपसे बच्चों 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता, क्योंकि इस सूची को जो बनाने वाले लोग थे ये उच्च वर्ग के लोग थे। ठीक है, और ये नहीं चाहते थे कि ज्योतिबा फुले जो है और सावित्रीबाई फुले, इनके जो विचार हैं अगर जो छोटे वर्ग के लोग हैं वहां तक पहुंचे तो ये हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे और हमारी जो सत्ता कई सालों से चली आ रही ब्राह्मणवादी सत्ता वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए इनका नाम शुमार नहीं किया जाता है, ये कारण है। ठीक है, तो 2 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक आपका एमसीक्यू हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी जो सावित्री बाई है इसको किस भाषा में पढ़ना सिखाया था, फ्रेंच भाषा में, मराठी, मैथिली या फिर सभी में। जब शादी हो जाती है तो सावित्री बाई को किस भाषा में पढ़ने के लिए सिखाते हैं, मराठी या मैथिली, ये 2 ज्यादा है, तो कौन सी थी बच्चों, उस भाषा का नाम था मराठी। क्या था बच्चों, मराठी। ठीक है, अब देखिए ज्योतिबा फुले के अनुसार एक आदर्श परिवार होता है, लेकिन उस आदर्श परिवार में कुछ विशेषताएं होती है। तो उन्होंने 3 विशेषताएं जो बताई हैं वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी है जो सही नहीं है।
तो इसका आंसर आप अपने थोड़े माइंड बेस पे दे सकते हो कि जब इन्होंने कन्याओं को पढ़ने के लिए बाल विवाह को निषिद्ध किया है, उनको पढ़ने के लिए स्कूल खोले हैं, तो क्या कभी ये बेटी बाल विवाह चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, ठीक है? तो इनके लिए आदर्श क्या है? आदर्श है पिता होना चाहिए बौद्ध की तरह एकदम शांत और ज्ञानी, ठीक है? माता होनी चाहिए ईसाई की तरह जो शांत रहे, और बेटा होना चाहिए सत्य धर्मी जैसे श्रवण की तरह, ठीक है? बेटी का बाल विवाह ये चीज यहाँ पे गलत है, ये इन्होंने कही है कि ये आदर्श परिवार नहीं है बेसिकली, ठीक है? तो विशेषता कौन सी नहीं है? गा वाली है। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ज्योतिबा फुले ने स्त्रियों को समानता दिलाने के लिए क्या-क्या कदम अपनी तरफ से उठाए थे? सबसे पहला ज्योतिबा फुले ने कदम उठाया था कन्याओं के लिए पाठशाला खुली ताकि वो पढ़ लिख सकें और नई-नई चीजों को सीख सकें। नई विवाह विधि की रचना की जिसमें बाल विवाह को इन्होंने प्रतिषिद्ध कर दिया अपनी तरफ से, ठीक है? और शुरुआत में ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? अपनी पत्नी सावित्री बाई को शिक्षा दिलाई ताकि समाज में यह संदेश जाए कि हाँ, जब ये खुद अपनी पत्नी के लिए इतना कर सकता है तो समाज के लिए बदलाव जरूर लेके आएगा। मतलब क्या है बच्चों? हमारा जो घ वाला उत्तर है, भाल वाला ऑप्शन है, ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों? पांचवा क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो पहली कन्या पाठशाला थी ये पुणे में कब खोली गई थी? अगर पूछा जाए कहाँ खुली थी तो पुणे में, और कब खोली गई थी? तो 14 जनवरी 1848 को खोली गई थी। कब? 14 जनवरी 1848, ठीक है? 48 ही है ना यहाँ पे? हाँ, ठीक है, 14 जनवरी 1848 ही है। अब पांचवा क्या है कि ज्योतिबा फुले के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है उसका आपको चयन करना है। तो कौन सा कथन? सबसे पहले ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, तो इनके प्रेरक जीवन चित्र को दर्शाया गया है इस चैप्टर में, बिल्कुल ठीक है। सावित्रीबाई फुले ये शिक्षा का सभी जाति वर्ग वर्ण का समान अधिकार, इसके लिए सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले दोनों ने ही संघर्ष किया। दोनों ने उस समय जो प्रचलित सामाजिक विषमताएं उनको तोड़ा, रूढ़ियों का विरोध किया और नई नई प्रथाएं लेकर सामने आई। तो मतलब सभी के सभी राइट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ज्योतिबा फुले के बारे में जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शन घा वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर। ठीक है, तो ज्योतिबा फुले के बारे में आपका ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है हमारी जो सेकंड किताब है जिसका नाम है अंतराल। ठीक है, तो अंतराल किताब के बारे में एक एक नंबर के 5 आपसे एमसीक्यू। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा है कि हुसैन जन्मजात कलाकार थे। यह सबसे पहले हुसैन की जवानी अपनी कहानी पाठ में कहाँ पे उद्घटित होता है? क्या जब वो कक्षा में हूबहू चिड़िया बना देता है, जब वो बेंद्रे साहब से मिलता है, या दादा के कमरे में रोता है, या पिता ने जब ऑयल कलर ला के दिए थे तब। तो बेसिकली जब वो कक्षा में जाता है और जैसे वो जो टीचर थे उन्होंने चिड़िया बनाई थी उस पे ब्लैक बोर्ड पे, तो सेम वही चिड़िया उसने हूबहू अपने स्लेट पे बनाई थी, तब पता चलता है कि लेखक एक जन्मजात कलाकार है। ठीक है, आगे आवारा मसीहा की विधा क्या है? यानी कि आवारा मसीहा जो चैप्टर है वो किस टाइप का है? क्या ये कोई आत्मकथा है, कोई जीवनी है, उपन्यास है, या फिर कहानी है? तो ये बेसिकली एक तरीके की क्या है, जीवनी है लेखक की खुद की। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन इज हियर कि मकबूल के लिए विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवास किसने मंगवाए थे? ध्यान से समझिएगा, विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब। तो आप सभी को पता होगा कि इसने एक फिल्म देखी थी राजा कुछ ऐसी नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो उस फिल्म को राजा सिंगड़ प्रताप कुछ ऐसा ही था। ठीक है, उस फिल्म को देखी तो उसने अपने सारे रंगों को बेच दिए और ऑयल पेंटिंग करने के लिए शुरुआत की। तो इसके इस टैलेंट को देखते हुए इसके जो पिता थे उन्होंने इसके लिए विंसर न्यूटन ऑयल ट्यूब और कैनवस मंगाए। किसने? इसके पिता ने। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हुसैन के द्वारा चाचा मुराद अली की दुकान पर बैठकर बनाए गए चित्र में कौन सा शामिल है? तो सबसे पहले हुसैन बनाता है घूंघट ओढ़े मेहतरानी का, बकरी के बच्चे का, और गेहूं की बोरी उठाए हुए मजदूर की पैंच वाली पगड़ी का। इस तरीके से वो ये चित्र को बनाता है। तो मतलब क्या बच्चों, घा वाला उपरोक्त तो सभी ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज हियर कि बच्चों के प्रति शरद के नाना की क्या मान्यताएं थी? उनकी सबसे पहली मान्यता ये थी कि बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, इन्हें कड़ी निगरानी में लालन पालन उनका होना चाहिए और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मतलब क्या? मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 29-32 हो चुका है, यानी कि टोटल आधा घंटा हो चुका है, और इन आधे घंटे के अंदर हमने हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे दोबारा देखना चाहें तो हुसैन जन्मजात कलाकार थे, कहाँ पहले पता चलता है जब वो कक्षा में हूबहू चिड़िया बना देता है। आवारा मसीहा कैसी विधा है? ये एक जीवनी विधा है। ठीक है,
मकबूल के लिए विंसन न्यूटन ऑयल ट्यूब कैनवास किसने मंगाए थे? उसके पिता ने। हुसैन के द्वारा चाचा मुराद अली की दुकान पे कौन से चित्र बनाए गए थे? तो ये तीनों ही बनाए गए थे, मतलब डी राइट। एंड जो बच्चों के प्रति शरत नाना की मान्यता क्या थी, तो उसके बारे में भी ये डी राइट है। ये सभी राइट है। ठीक है भाई। तो अब आएगा बच्चों हमारा वर्णात्मक प्रश्न वाला पार्ट। लेकिन द ट्विस्ट इज हियर कि ये आपका जो वर्णात्मक वाला प्रश्न है, इससे मैं आपको समझाऊंगा पार्ट नंबर 2 में। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा। वहां पे आपको आपके इस पेपर का पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा, जिसमें दृश्य लेखन, सफल व्याख्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्र, परिपत्र, प्रेस विज्ञापन, प्रतिवेदन, सारी की सारी चीजें मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर से शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। शेयर करेंगे तो और भी ज्यादा, ताकि और आपकी वजह से और बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास सारी वीडियो ना पहुंचे तो आप जरूर शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे। ठीक है। और अगर आपने वीडियो को सब लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।